हेलो कक्षा 12 के हमारे प्यारे विद्यार्थी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अपने शिक्षा के प्रति अग्रसर होंगे। विद्यार्थियों, वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और लेखा शास्त्र पढ़ने के प्रति उत्साहित होंगे। विद्यार्थियों, आज हम आपके पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसे कहते हैं साझेदारी का आधारभूत अवधारणा, यानी साझेदारी क्या होती है, साझेदारी विलेख क्या होते हैं, स्थिर पूंजी अस्थिर पूंजी क्या होती है, स्थिर पूंजी और अस्थिर पूंजी खाते कैसे बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि आहरणों पर ब्याज किस तरीके से लगता है। हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने पूंजी पर ब्याज जो है लेते हैं। तो इस तरीके की साझेदारी से संबंधित हम यहाँ पर परिचय को समझेंगे। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा हम बुक की साझेदारी की परिभाषित करना सीखेंगे। साझेदारी का हम परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, साझेदारी विलेख क्या होता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की प्रारंभिक प्रावधानों की पहचान करेंगे और यहाँ पर लेखांकन की प्रक्रिया को समझेंगे। स्थिर पूंजी और अस्थिर पूंजी के बारे में समझेंगे। साझेदारों में लाभ हानि का विभाजन किस तरीके से किया जाता है, उनका नियोजन किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पर विनियोजन किस तरीके से किया जाता है, यानी किसी के पास यदि हिस्से में लाभ अधिक चली गई है तो वह वापस कैसे आएगी, या किसी को लाभ कम दिया गया है साझेदारों में तो उसे दोबारा कैसे दिया जाएगा। जब हम साझेदारी को समझेंगे तो उसके अलावा इन परिस्थितियों को भी हम समझेंगे। ठीक है, पूंजी और आहरणों पर ब्याज के क्या अलग अलग अवधारणाएं हैं, यानी पूंजी पर ब्याज किस तरीके से लगता है और आहरण पर ब्याज किस तरीके से। साझेदारों द्वारा प्रदत्त न्यूनतम लाभ हानि की गारंटी से संबंधित लेखांकन व्यवहार करेंगे, यानी ये भी समझेंगे कि किस तरीके से एक साझेदार दूसरे साझेदार को लाभ की गारंटी देता है तो वह भुगतान करता है। यदि पूरे फार्म मिलकर किसी साझेदार को लाभ का गारंटी देती है तो पूरी फार्म भुगतान करेगी। यह स्थिति कैसी है और इसका लेखांकन व्यवहार क्या है, इसको भी जो है हम समझेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एक साझेदार फार्म के अंतिम खातों को तैयार करना भी सीखेंगे, यानी साझेदारों द्वारा फार्म की जो अंतिम खाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं वो समझेंगे। हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, थ्योरी समझेंगे, उसके बाद थ्योरी के साथ साथ उनमें मिलाकर न्यूमेरिकल को भी समझेंगे। ठीक है, अभी तक आपने एकल स्वामित्व के बारे में समझा होगा या देखा होगा। एकल स्वामित्व संस्थाएं वे संस्थाएं होती जिसका स्वामी कोई एक ही होता है, यानी इसमें जो भी लाभ हानि होती है वो कोई एक ही क्या करता है, उसका वहन करता है। यदि व्यापार घाटे में जाती है तो किसी एक व्यापारी यानी एक ही मालिक को नुकसान होता है, लेकिन साझेदारी की स्थिति भिन्न है। साझेदारी का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोग मिलकर व्यापार करें, यानी साझेदारी का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। जब व्यापार को अधिक से अधिक मानव संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जब अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में साझेदारी का जन्म होता है। यानी यहाँ पर व्यापार करने के लिए कोई एक स्वामी नहीं अपितु यहाँ पर दो या तीन स्वामी होंगे, कम से कम दो होंगे। ठीक है, और अधिकतम से अधिकतम 50 होते हैं। ठीक है, एकल स्वामित्व और वित्तीय विवरणों के बारे में देखा होगा। जब व्यवसाय विस्तार होता है तब व्यवसाय की देखभाल तथा उनके जोखिमों को उठाने के लिए अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में साझेदारी का जन्म होता है। साझेदारी में कम से कम 2 लोगों की संख्या होती है और अधिकतम से अधिकतम 50 लोगों की संख्या होती है। ठीक है, साझेदारी फॉर्म में लेखांकन के लिए कुछ विशिष्ट अवधारणाएं हैं। उदाहरण के लिए एक साझेदार जब फॉर्म के अस्तित्व में आता है तब कम से कम 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं और इसको साझेदारी कहा जाता है। आपस में उनके लाभ विभाजन को लेकर सहमति बनती है। उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कैसे करना है ये साझेदारी विलेख में तय किया जाता है। साझेदारी विलेख किसे कहते हैं अभी हम आगे के टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, साझेदारों का वहन किया जाता है। साझेदारों के बीच बहुत सारे मुद्दों पर संबंधित कोई विशिष्ट अनुबंध नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होती है, यानी कह रहा है कि यदि साझेदारी के बीच
किसी प्रकार की कोई अनबन होती है तो ऐसी स्थिति में साझेदारों के बीच उनके मामलों का निपटारण साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, अब ये धारा में कौन कौन से कानून है इसके बारे में आगे टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इससे बहुत सारे लेन देन होते हैं, जैसे कि पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, मृत्यु या जब किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है तो कई संबंधित मामलों में क्या होते हैं, साझेदारों के बीच अनबन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में साझेदारों के बीच निपटारण भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा के अंतर्गत की जाती है। तब ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में लेखांकन के विशेष प्रतिपादन की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में लेखांकन में विशिष्ट निरूपणों की जरूरत पड़ती है जिन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति साझेदार क्या होते हैं, निर्वहन करते हैं, जिन जिन साझेदारी विलेख में जिस समझौते के लिए वो राजी होते हैं। यदि उसके अंतर्गत यदि उन्होंने किसी मामले पर राजी नहीं बनाई है तो ऐसी स्थिति में साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा के अंतर्गत ही उन मामलों का निपटारण किया जाएगा। यह अध्याय साझेदारी लेखांकन के आधारभूत पहलुओं की व्याख्या करता है। ये बताता है कि साझेदारी क्या है और साझेदारी के अंतर्गत कैसे लेन देन होते हैं। ठीक है, जैसे कि लाभ का विभाजन कैसे होता है। ठीक है, पूंजी खातों का अनुरक्षण किस तरीके से किया जाता है, इसमें साझेदारी की प्रविष्टि क्या है, अवकाश ग्रहण साझेदार कैसे हैं, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को उसके हिस्से का भुगतान किस तरीके से किया जाता है, ये साझेदारी आधारभूत अवधारणाओं में स्पष्ट किया गया है। ठीक है, अब आइए साझेदारी की प्रकृति को समझें कि क्या है साझेदारी की प्रकृति। ठीक है, जब दो या दो से अधिक लोग या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं तो उसको साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, यानी यह एक ऐसी व्यवस्था है, यह एक ऐसा व्यवसाय है जो जिसका स्वामी कोई एक नहीं है अपितु एक से अधिक लोग हैं, इसे साझेदारी कहते हैं। ठीक है, उनमें लाभ और हानि का विभाजन जो है वह मिलकर साझेदार करते हैं। यानी यदि व्यापार में लाभ होता है तो वो भी साझेदारों में बांटी जाएगी और हानि भी होता है तब भी साझेदारों में बांटी जाएगी। आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, पूंजी से संबंधित लेन देन जो भी होंगे ये सब साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा के अंतर्गत होंगे, या फिर साझेदारी विलेख में जिस तरीके से शर्तों पर वो सहमति जताएंगे उसके आधार पर उनके पूंजी लगाएंगे और उस हिसाब से उनके लाभ हानि या फिर ब्याज का बंटवारा होगा। ठीक है, या ब्याज से संबंधित लेन देन। यहां पर कह रहा है कि वे साझेदार भागीदारी माने जाएंगे जो व्यापार में उपस्थित होंगे। यानी मान लेते हैं कि कोई नया साझेदार व्यापार में आता है और दो साझेदार पहले से व्यापार कर रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में जो पिछले लेन देन होंगे उसके प्रति पुराने साझेदार ही क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। नए जो साझेदार आएंगे वो उनके जो पुराने समय के जो लेन देन है उसके प्रति वो जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, साझेदारी के बारे में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुभाग में लिखित है। ठीक है, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसी व्यवसाय को लाभ को बांटने के लिए सहमत है जिनका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। यानी यदि उनका संचालक कोई एक जो मालिक है या जो कोई एक स्वामी है वो उसका संचालक करे, बाकी साझेदार से उस पर पूंजी लगा सकते हैं या उस पर काम भी कर सकते हैं। जो स्वामी उस पर काम करेगा उस व्यापार से वो वेतन देगा। ठीक है, जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सहमति होता है तो उसे साझेदार कहते हैं। यानी कह रहा है, ये भी स्पष्ट कर रहा है कि जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होता है तो उसे साझेदार कहते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि एक साथ मिलकर जिस व्यापार का संचालन करते हैं, जो व्यापार का निर्माण करते हैं उसे फार्म कहा जाता है। अब ये बनेगा साझेदारी फार्म। ठीक है, जिस नाम के अंतर्गत व्यवसाय संचालित होता है उसे फार्म का नाम दे कहते हैं। ठीक है, एक साझेदार फार्म में साझेदार द्वारा इसे संस्थापित करने के अलावा अन्य कोई सत्ता नहीं होती है। ठीक है,
ये कह रहा है कि अतः साझेदारी अनिवार्य एक महत्वपूर्ण विशिष्टताएं है। ठीक है, दो या दो से अधिक लोग ही मिलकर व्यापार कर सकते हैं। साझेदारी में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तभी साझेदारी का निर्माण होगा और अधिकतम 50 लोग साझेदारी में हो सकते हैं। ठीक है, अनुबंध के समझौते, 2 या 2 से अधिक व्यापारी आपस में मिलकर जिन विलेख में अनुबंध हो, यानी अनुबंध मतलब शर्त है, यानी जिन शर्तों पर वो क्या होंगे, सहमति जताएंगे, उनमें वो आपस में जो भी लेन देन कर रहे हैं उनके समझौतों को मानेंगे, तो ऐसी स्थिति में उनके जो लेन देन के जो नियम होंगे वह अनुबंध होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझते हैं। साझेदारी संगठन में एक समान लक्ष्य एक साथ कम से कम 2 व्यक्तियों के साथ आना चाहिए, तब जाकर साझेदारी का निर्माण होगा। दूसरे शब्दों में एक फर्म का गठन में कम से कम 2 साझेदार तो होने चाहिए, तभी साझेदारी फर्म का गठन होगा। साझेदार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध यानी समझौता, उसे अनुबंध कहते हैं। ठीक है, समझौते को क्या कहेंगे, अनुबंध कहेंगे। जो व्यवसाय संचालन में लाभ हानि बांटते हैं, पूंजी पर ब्याज लेते हैं, आरण पर ब्याज जो है लगाते हैं, ऐसे संबंधित जो भी लेन देन होते हैं वह सब आपस में समझौते यानी अनुबंध में तय किए जाते हैं। यदि उनके बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में साझेदारी विलेख का ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। व्यवसाय संचालन तथा आपसी संबंधों के समझौते अनुबंध कहलाते हैं। साझेदारों के बीच का एक आधार होता है। यह आवश्यक नहीं है कि साझेदारों के बीच समझौते लिखित रूप से होने चाहिए, यानी यह भी आवश्यक नहीं है कि साझेदार जो भी अनुबंध कर रहे हैं, जो भी आपसी लेन देन कर रहे हैं, वह सब लिखित ही होने चाहिए। वह क्या हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं, यानी आपस में जो है बातचीत से भी समझौते बना सकते हैं। यदि इस प्रकार के कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा के अंतर्गत ही क्या किया जाएगा, निपटारण किया जाएगा। लेकिन आज के समय में, आधुनिक के समय में उनके समझौते लिखित ही होते हैं। ठीक है, समझौते किसी व्यवसाय को संचालन के लिए बहुत आवश्यक है। किसी परिस्थिति मात्र में जो है स्वामित्व या फिर साझेदारों का गठन नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि हम माने तो रोहित और एक सचिन जो है, माफ करिएगा, सचिन संयुक्त रूप से एक भूमि भाग खरीदते हैं और ऐसी स्थिति में वह परिसंपत्तियों के संयुक्त रूप से प्लाट के मालिक हैं, साझेदार हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर साझेदारी का अर्थ यह नहीं है कि 2 लोग मिलकर कोई काम करें तो साझेदारी बनेगी। यदि मान लेते हैं कि रोहित और सचिन 2 लोग मिलकर क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं, उस पर प्लाट बनाते हैं। अब ये घर के जो जिस घर को उन्होंने बनाया है वो इस घर के मालिक है, ना कि साझेदार। यानी कहने का मतलब है कि साझेदार तब होंगे जब वह व्यापार करने के उद्देश्य से जमीन को खरीदेंगे। यदि मान लेते हैं कि सचिन और रोहित ये दोनों जमीन को खरीदते हैं और जमीन के क्रय और विक्रय का काम करते हैं, यानी उससे व्यापार करते हैं, तो यह साझेदारी मानी जाएगी। यानी साझेदारी के लिए आवश्यक है कि व्यवसाय स्थापित होना चाहिए। 2 लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो ये साझेदारी नहीं होगी। ठीक है, साझेदारी के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि साझेदारी कुछ समय के लिए हो सकता है, जैसे कि 2 वर्ष के लिए यदि साझेदारी का गठन किया गया है तो ऐसी स्थिति में 2 वर्ष तक साझेदारी मौजूद होगी। इसके बाद 2 वर्ष के बाद जो है साझेदारी खत्म हो जाएगी। तो साझेदारी जो है समय के लिए स्थापित होती है। समय से क्या होते है, साझेदारी बनती है और समय समाप्त हो जाने के बाद साझेदारी समाप्त भी हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं साझेदारी विलेख किसे कहते हैं। साझेदारी विलेख कहता है कि साझेदारों का अस्तित्व साझेदारों के बीच समझौते के परिणाम स्वरूप आता है। यह समझौता लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। साझेदारी अधिनियम के अनुसार समझौता निश्चित रूप से लिखित होना आवश्यक नहीं है, यद्यपि ये मौखिक भी हो सकते हैं, लेकिन आज के समय में जो है लिखित होने चाहिए। ठीक है, अब लिखित क्या होने चाहिए, साझेदारों का नाम, साझेदारों का पता, सभी साझेदारों के जो है व्यवसाय की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में होना चाहिए। प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि, फार्म का लेखांकन अवधि, यानी फार्म कब तक मौजूद रहेगा, कब तक अस्तित्व में वो काम करेगा, इसके बारे में भी साझेदारी विलेख में बताया जाता है। ठीक है, साझेदारी प्रारंभ की तिथि क्या है, वह अपने लाभ हानि का विभाजन किस तरीके से करेगी, किस अनुपात में, ऋण, पूंजी और आरोपों पर ब्याज से संबंधित लेन देन।
ठीक है, वेतन, कमीशन इत्यादि संबंधी जितने भी लेन देन हैं, या किसी साझेदार के प्रवेश होने पर, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, या किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर स्थिति किस प्रकार बनेगी, ये सभी साझेदारी विलेख में स्थापित किए जाते हैं, यानी साझेदारी विलेख में समझौते में लिखित होते हैं। साझेदारी के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों का रहना अति आवश्यक है। 50 कम जो अधिक से अधिक जो है वो 50 लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने साझेदारी का मतलब समझा, साझेदारी विलेख समझा। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके 2 टॉपिक को कवर करेंगे और इसी के साथ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।